मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एईडीओ का, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। ये द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है और आज हम बात करेंगे 11वां प्रैक्टिस सेट पे। 11वां प्रैक्टिस सेट पे इस वीडियो में हम आप लोग को सामान्य अध्ययन देते हैं, उसका 100 क्वेश्चन होता है। आप लोग का मैथ्स का बहुत जल्द ही वीडियो मिलने वाला। अभी तक आपने जो 10 सेट हमने दिया है वो आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप सारे वीडियो को एक देख सकते हैं। जिन लोगों के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन, यदि एडेनिन डीएनए अणु का 30% बनाता है तो इसमें थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन का प्रतिशत क्या होगा? तो थाइमिन का प्रतिशत 30 हो जाएगा, गुआनिन का प्रतिशत जो है आपको 20 हो जाएगा और साइटोसिन का प्रतिशत 20 हो जाएगा। देखिए ठीक है, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह गणना चर गाफ के नियम पर आधारित है जो डीएनए की संरचना से संबंधित है। इस नियम के अनुसार एक द्विकुंडलिनी डीएनए में प्यूरिन और पायरीमिडीन की मात्रा बराबर होती है। प्यूरिन और पायरीमाइडिन की जो मात्रा होती है वो इक्वल होती है। विशेष रूप से एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर और गुआनिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। यानी आप कह सकते हैं एडेनिन बाई थाइमिन इक्वल टू गुआनिन बाई साइटोसिन होता है, ये बराबर हो जाता है। यानी एडेनिन के बराबर गुआनिन, थाइमिन के बराबर साइटोसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित विकार है जो कंकाल की मांसपेशियों की थकान, कमजोरी और पक्षघात का कारण बनता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइस्थेनिया ग्रोविस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रोविस। माइस्थेनिया ग्रोविस एक स्व प्रतिरक्षित रोग है। इस रोग में सामान्यतः शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच संचार के लिए आवश्यक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। इसमें सामान्यतः तंत्रिकाओं से मांसपेशियों तक संकेत का संचार बाधित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में अत्यधिक कमजोरी और थकान होती है, खासकर बार बार उपयोग के बाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एबी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी की अनुपस्थिति। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। एबी रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं। चूंकि उनके शरीर में दोनों प्रतिजन प्राकृतिक रूप से होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन प्रतिजनों के खिलाफ प्रतिरक्षी एंटी ए या एंटी बी का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो धर्मी नाभिक AZX अनुक्रम में स्वतः क्षय से गुजरता है और AZX अनुक्रम में संभावित क्षय कण है। तो संभावित क्षय कण क्या क्या है? बीटा पॉजिटिव, अल्फा और बीटा निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्षय जो होता है जिसमें AZX और Z-1b, इस चरण में परमाणु क्रमांक 1 की कमी होती है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। ये एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, यानी पॉजिट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बीटा प्लस की विशेषता है जिसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। दूसरा क्षय जब होगा तो इसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। पहला में 1 की कमी हुई थी, दूसरा में 2 की कमी होगी। और यह अल्फा क्षय यानी अल्फा क्षय है जिसमें अल्फा कण उत्सर्जित होता है जिससे द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होती है? 4 की कमी होती है। जब तीसरा क्षय होगा तो यहाँ
परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और यह बीटा क्षय हो जाता है, ठीक है, यानी निगेटिव में हो जाता है, जिससे एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ गर्भ निरोधक विधि है और दूसरी तरफ क्रिया विधि है। तो गर्भ निरोधक विधि वाल्टस, ये है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। तीसरा, दूसरा नंबर है IUDS, ये हो जाएगा आपका गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया हो गया। पुरुष नसबंदी, ये हो जाएगा शुक्रवाहक का हटाना, शुक्राणु यानी शुक्रवाहक का हटाना, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। महिला नसबंदी, ये होगा फेलोपियन ट्यूब का हटाना, महिला नसबंदी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा इसमें से, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। वाल्टस रबर से बने रोधक उपकरण है जिन्हें महिलाएं संभोग से पहले गर्भाशय यानी ग्रीवा पर लगाती है। यह गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु के प्रवेश को भौतिक रूप से रोकता है। पुरुष नसबंदी एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें पुरुषों के शुक्रवाहक को हटा दिया जाता है और वेस्कोटॉमी द्वारा शुक्राणु स्खलन के दौरान वीर्य तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती, पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी में क्या होता है, यह महिलाओं के लिए एक अस्थायी गर्भनिरोधक विधि है जिसमें अंडवाहिनी के एक छोटे हिस्से को हटा दिया जाता है ताकि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन न हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, असहभोजिता को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो इसे दर्शाया जा सकता है प्रजाति ए और प्रजाति बी की तरह। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, प्रजाति ए और प्रजाति बी की तरह। तो ये प्रजाति ए और बी क्या लिखिएगा। असहभोजिता एक प्रकार की जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है। तो जब नुकसान होता है तो माइनस में दर्शाते, तो यही करा ए माइनस में दर्शा रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है। तो जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, इसलिए जीरो के माध्यम से, अप्रभावित को जीरो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, इसे अंतःक्रिया के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। इस तरह से दोनों को दर्शाया गया, ये माइनस में और ये ओ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। तो प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। यांत्रिक तरंगे को संचार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता। यांत्रिक तरंग माध्यम के कणों के दोलन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से बनती है और इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी श्यान द्रव में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर नहीं करता जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमांत वेग वह स्थिर वेग है जिस पर कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में गिरते समय पहुंच जाती है। यह तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव तरल पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होता है। सीमांत वेग का मान वस्तु की त्रिज्या, वस्तु के घनत्व और द्रव्य के घनत्व व श्यानता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कोलाइड
के लिए गलत है, कोलाइड के लिए गलत है। कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलाइडल विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडल वास्तविक विलयन के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। कोलाइडन के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर मेरा कह रहा है, हृदय चक्र की घटना के बारे में कौन सा कथन हृदय चक्र की घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भी कथन है उस पर विचार करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? आइए, अलिंद प्रकुंचन के बाद निलय प्रकुंच होता है। दूसरी हृदय ध्वनि अर्धचंद्र कपाट टीकाओं के बंद होने से उत्पन्न होती है। हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकंड होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको बताना है। तो लाइकेन, मांस, घास, झाड़ियां और पेड़। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक अनुक्रमण एक ऐसे क्षेत्र में जीवन के विकास की प्रक्रिया है जहां पहले कोई समुदाय मौजूद नहीं था, जैसे कि नग्न चट्टान। लाइकेन अग्रणी प्रजाति है। वे चट्टानों पर उग सकते हैं और अम्ल स्रावित करके चट्टानों को तोड़कर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्घ्य की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अभिरक्त विस्थापन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह घटना प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का परिणाम है। जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो उसे उत्सर्जित प्रकाश तरंग खींच जाती है और इस खिंचाव के कारण उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है और आवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है। उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्षार धातुओं के गुणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो क्षार धातुओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर के बारे में सही कथन चुने। तो सही हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं एक सुसंगठित नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली बद्ध नाभिक होता है जिसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, डीएनए सुरक्षित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक वास्तविक नाभिक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए कोशिका द्रव्य के एक अनियमित आकार के क्षेत्र में स्थित होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर मेरा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन
का नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये आधारित है द्विसंकर क्रॉस पर, डी हाइब्रिड क्रॉस पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ उससे संबंधित लोग हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। 1 नंबर बिश्नोई आंदोलन से संबंधित व्यक्ति अमृता देवी है। और अप्पिको आंदोलन कर्नाटक। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1970 में शुरू किया गया था। 70 के दशक में उत्तराखंड में पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन है। बिश्नोई आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजडाली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेजडाली गांव में। क्वेश्चन नंबर 17, हैलोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हैलोजन के संबंध में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से अधिक होती है। एंथैल्पी क्लोरीन से अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है? किसका एक अनुप्रयोग है? तो यह स्कंदन का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ उसका कारण दिया है। तो रोग पहला करा दात्र कोशिका अरक्ता। दात्र कोशिका अरक्ता होगा अलिंग गुणसूत्र सह प्रभावी। अलिंग गुणसूत्र सह प्रभावी हो गया। फिनाइल किंटो यूरिया। फिनाइल किंटो यूरिया का हो जाएगा अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी। ये हो जाएगा अप्रभावी। और हिमोफीलिया का लिंग सहलग्न अप्रभावी। लिंग सहलग्न अप्रभावी। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है? टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका जीनोटाइप XO हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक X गुणसूत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुपस्थित हो, यानी कि वो उपस्थित हो ही नहीं। इससे प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य 46 गुणसूत्र के बजाय 45 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें 45 XO के रूप में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई थी। चार्ल्स एल्टन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन एक अग्रणी ब्रिटिश परिस्थितिकवादी ने 1927 में परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को विकसित किया। इसी कारण इन पिरामिडों को अक्सर एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ये पिरामिड एक परिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंध को दर्शाने का एक अरेखीय तरीका है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जीवभर का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ये तीनों प्रकार के पिरामिड है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अवशोषी अंग नहीं है? तो नाखून एक अवशोषी अंग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सभी अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 23, केपलर का ग्रहों की गति दूसरे नियम के संरक्षण पर आधारित है। सही उत्तर होगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। केपलर के 3 नियम है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और आवर्तकाल का नियम। ये तीनों नियम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, यह कौन सा प्रक्रम है? यह कौन सा प्रक्रम है? हो जाएगा रुद्रोष्म प्रक्रम। सही उत्तर ऑप्शन बी। रुद्रोष्म प्रक्रम एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम है जिसमें निकाय और उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्रोष्म अचानक या तेजी से संपीड़न का अर्थ है यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि सिस्टम से ऊष्मा को बाहर निकालने का समय नहीं मिलता। यह प्रक्रिया इतनी तेजी होती है कि सिस्टम से जो ऊष्मा को बाहर निकालने का तनिक भी समय नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन बेरिलियम एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कारण आपका आर दिया गया, बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ आयनों के आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान होता है। समान होता है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुणों में कई समानताएं होती है, ठीक है। इनका समानता का मुख्य कारण है कि इनके आयनों का आवेश त्रिज्या के अनुपात के लगभग इक्वल होता है, इसी के कारण इसमें कई गुण समान होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे जीव जगत का जोकर कहा जाता है? जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा को यह उपनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति इसमें बहुत कम मात्रा में होती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण वे एक निश्चित आकार नहीं बनाए रख सकते हैं और अपना आकार लगातार बदलते रहते हैं। इसी कारण इसे जोकर कोशिका के रूप में कहा गया, ठीक है। कारण है क्योंकि जोकर हमेशा अपना रूप बदलता है, इस कारण भी ये भी हमेशा अपना रूप बदलते रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? ये होगा वृद्धि और मरम्मत। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वृद्धि और मरम्मत। समसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है जो आनुवंशिक रूप से मृत कोशिका के समान होती है। बहुकोषीय जीवों में यह शरीर की वृद्धि के लिए मौलिक है। शरीर की वृद्धि के लिए मौलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल क्या है? जीवमंडल क्या है? पृथ्वी पर यह भाग जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर यह भाग जहां जीवन मौजूद है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवमंडल पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का वैश्विक योग है। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिसमें जीवन पाया जाता है। जीवमंडल में सामान्यतः स्थल मंडल की सतह, जल मंडल के सभी जल निकाय और वायुमंडल के निचला भाग शामिल है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है? अपघटक की क्या भूमिका है? तो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सीपीयू में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है? तो ये पढ़ा या लिखा जाने वाला मेमोरी लोकेशन का पता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर एक विशेष रजिस्टर है। जब सीपीयू का मुख्य मेमोरी से कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है तो वह उस डेटा के मेमोरी पते को MAR में रखता है। MAR में रखता है, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रखता है। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। भारत इससे पूर्व 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी
कर चुका है। 12, 16 और 21 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। चौथा 2012 में नई दिल्ली में हुआ था। 8वां 16 में गोवा में हुआ था। 13वां 2021 में वर्चुअल कोविड-19 के कारण वर्चुअली ही हुआ था कोविड-19 के कारण। और 18वां 2026 में होगा, आगामी है। वर्तमान में ब्रिक्स सदस्य देशों की कुल संख्या अगर आपसे पूछे तो कहिएगा 10 है। मूल सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2024 में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही हो आपको बताना है। इस योजना का उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना। इस योजना के तहत 3100 की प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को दी जाए जो अपने प्रयासों से गरीब रेखा से ऊपर है। तो ये तो हो नहीं सकता, जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसकी जरूरत क्या। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। ये भी बात गलत है। जब ये दी जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी राज्यों में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सिर्फ केवल एक हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और बाकी का जो है 5 रजत और 3 कांस्य। 5 रजत जीता गया है और 3 कांस्य पदक भी जीता गया है। तो तीनों स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन हैं। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले साक्षी 54 kg, जयमीन 57 kg और नूपुर 80 kg, इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत अब तक का ये सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल 11 पदक जीते हैं। कुल कितने, 11 पदक। जैसे 3 स्वर्ण जीता, 5 रजत, 8 और 3 जो है आपका कांस्य पदक जीता गया। टोटल कितना, 11 पदक। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है अस्ताना यानी कजाकिस्तान में किया गया था, कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 34, 6-7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये किया गया था ब्राजील में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी। तो प्रथम महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी। आस्था पूनिया। सही उत्तर ऑप्शन बी। सब लेफ्टिनेंट पूनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया गया। आस्था पूनिया का संबंध मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से 21वां विश्व पुलिस गेम 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है। बिहार की सपना ने कितने स्वर्ण पदक जीती है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है 2। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार राज्य की आरा की निवासी सपना कुमारी ने तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में 2 पदक जीती है। इन्हें कुल 3 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक है। 2 स्वर्ण और 1 रजत है। बीएसएफ में कार्यरत सपना कुमारी ने फील्ड आर्चरी तथा 3D आर्चरी में स्वर्ण पदक एवं टारगेट आर्चरी में रजत पदक जीती है। 37, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया। फोटोनिक रडार विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह स्वदेशी रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन और स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए पारंपरिक रेडियो तरंगे के स्थान पर प्रकाश आधारित औद्योगिक का उपयोग करता है। इसका अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन 3x4 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं का
पता लगाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 38, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस रैंक पे है? तो भारत जो है 10वें रैंक पे है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जर्मन वाच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क में CCPI रिपोर्ट को जून 2025 में जारी किया गया। 2025 में जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अश्वनी लोहानी को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अश्वनी लोहानी के 3 वर्ष के लिए इन्हें यह दायित्व प्रदान किया है। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा, हाल ही में राजभवन अनुदान योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई गोवा में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस योजना का नेतृत्व केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने किया था। नेतृत्व पर यह शुरू किया गया गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला ई-वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है पूर्वी चंपारण से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार देश का पहला ई वोटिंग करने वाला राज्य बन गया है। मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को सीधे आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, इस परियोजना का उद्देश्य उन लोगों के लिए PDS तक पहुंच में सुधार करना है जिन्हें पारंपरिक उचित मूल्य की दुकानें तक जाने में कठिनाई होती है। इस परियोजना में मोबाइल दुकानें शामिल है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5000 लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेवा प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस जिले में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांका जिले में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री प्रगति योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री प्रगति योजना ये बिहार में शुरू की जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये योजना जो है 1 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो है छात्रों को विकास के लिए इसमें इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। 4 से 6 हजार रुपये उसको मासिक भी दी जाएगी। इसके तहत भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर भारत है? तो 99वें स्थान पे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत 99वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो ये जो हुआ है अनुच्छेद 352। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(3) में केवल एक बार कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया। जिस तरह कहा गया कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता है, तब तक मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्य को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 47, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत क्या थी? तो दर प्रतिशत 17.64 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। कब हुआ था? तो ये बताओ, दिसंबर 1971 में। सही उत्तर ऑप्शन ए। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित कर दिया गया।
बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनने से पहले पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा की और कारण स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित करने की घोषणा की थी। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ। दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। यह पुस्तक 1901 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित की थी। क्वेश्चन नंबर 50, 63 दिन भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। जतिन दास या यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल में हुआ था। जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को बंगाल में हुआ था। 14 जून 1929 को इन्हें गिरफ्तार कर लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया था या भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? तो ये अरविंद घोष। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलीपुर बम संयंत्र 1908 में हुआ था। अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गर्म दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। अलीपुर बम प्रकरण को मनिक टोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। मनिक टोला। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र में। 52 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, सम्मान, सशक्तिकरण। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय पूछा जाए तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का कारण यह है कि इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 24 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 24 फरवरी को मनाया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा में स्थित सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ के किला को मजबूती प्रदान किया। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकाले जाने पर रोक लगाया था। सिकंदर लोदी ने लगाया था। 54 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कुशासित राज्य की घोषणा करके। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1856 में डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ को अपनाया था, व्यापगत नीति यानी हड़प नीति को अपनाया था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। 55, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। अवरोही क्रम क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसके अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटें जो है राज्यसभा का वो 31 है। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16 है। अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है वो यूपी में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसका है मानसून की अनुकूलता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानसून की अनुकूलता। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से
1956 तक चली थी, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह स्मारक जो है आपका फिरोजपुर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो उस समय सभापति जो थे वो थे वसुमित्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्व घोष थे और अश्व घोष ने बुद्ध रचित सारिपुत्र प्रकरण आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, शेर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो इससे संबंधित कौन व्यक्ति नहीं है? तो भगवान सिंह संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी लोग हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक ये इससे संबंधित है लोग हैं। मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो इस संधि को टर्की के साथ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ सेव्रेस की संधि 10 अगस्त 1920 को संपन्न की गई थी। 10 अगस्त 1920 को। 61, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ा आपको बता देना है। तो सही जोड़ा है चेम्सफोर्ड रॉल एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सही जोड़ा है। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा था। 16 से 1921 तक रहा। रॉल एक्ट का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था। रॉल एक्ट 1919 पारित किया गया था। इसके तहत संदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉल एक्ट को काला कानून अराजकता भी कहा जाता था। यह एक अराजकता था जो किसी को जेल में बंद कर देता था। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1943 में बंबई में हुआ। यही आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मानसी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। कब हुआ था? पटना। कहाँ हुआ था? तो पटना में। कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तक्षण किसे कहते हैं? तो तक्षण जो है बढ़ई को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ई को तक्षण कहते हैं। तक्षण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जिनके पास अपनी जीविका के लिए आजीविका के लिए बढ़ई गिरी है। तक्षण शब्द का प्रयोग मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र साहित्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं उसके बारे में आपको बता देना। तो शांति घाटी आंदोलन, बाबा आप्टे, ये सुमेलित नहीं है। शांति घाटी आंदोलन का नेतृत्व सुगंधा कुमारी एवं एम.के. प्रसाद ने किया था। एम.के. प्रसाद ने, सुगंधा कुमारी एवं एम.के. प्रसाद ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? औसत आय किस और नाम से जानी जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। औसत आय की गणना कुल आबादी द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की कुल आय से विभाजित करके की जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए वार्षिक अनुमानित किया था। 20 रुपए वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 66, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की जलवायु CWG के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कोपेन ने दक्षिण बिहार की जलवायु AW के अंतर्गत गया है। कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा
वर्षन के मासिक मानों और वनस्पति प्रकारों को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी नाम किसे दिया था? तो ये नाम दिया था अवध साम्राज्य को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी का कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 56 तक रहा है। डलहौजी ने ही हड़प नीति को अपनाया और जिससे कई राज्यों को उन्होंने हड़प लिया। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तो ये हो जाएगा आपका बेरिंग जलडमरू। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन मेरा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के संपादन में खर्च धन को करमुक्त रखने का प्रावधान है। 71 सभापति तथा उपसभापति पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? कौन करता है तो ये करेगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए सदन का सदस्य करेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कौन सी शक्ति देता है तो ये देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल को जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल का उल्लेख है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 के तहत आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 73 नंबर जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 92। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभापति या उपसभापति को 14 दिनों के पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। हटाने से पहले उसे सूचना देना अनिवार्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख है और अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है और अनुच्छेद 96 के अनुसार जब स्पीकर या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे 74 नंबर कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजकीय भाषा बन सकती है। राज्य भाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्य के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई है? तो ये लागू की गई थी फरवरी 2000 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2000 में किया गया था। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति की तरह अपनाया है। परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति की तरह अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द फॉलोइंग है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो गया। दूध उत्पादन में किसके कारण हुआ? तो दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में माना जाता है। हरित क्रांति के जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जन्म स्थल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं फसल को मिला है। श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बता देना है। तो देखिएगा गोदावरी मूसी ये सुमेलित नहीं है। गोदावरी और मूसी ये सुमेलित नहीं है। गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। त्रिमगम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही कथन बताना है। देखिएगा जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जमा होने वाली नई जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। तो 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही। तो पहला दूसरा कहाँ है? तो ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 79, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में किया गया जहां 1959 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। हिंदुस्तान आयरन लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में किया गया और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। टिस्को की स्थापना 1907 में और 1964 में बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इरविन का भारत को वायसराय कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर के संयंत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। सावित्री फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। सावित्री फूले को। 82 नंबर क्वेश्चन है श्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है जैन धर्म से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्यादवाद को अनेकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। अनेकतावाद के नाम से। 83 नंबर मेरा क्वेश्चन है अमित्रघात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? अमित्रघात ये नाम है बिंदुसार मौर्य राजा बिंदुसार का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक है।
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया। किसमें कहा गया वारीसार बिंदुसार को? तो वायु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लवों ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम 1630 से 68 ईस्वी में बनवाया। 1630 से 68 के बीच में नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मद्रास से 32 मील दक्षिण समुद्र तट पर चिंगल पेट में हुआ था। चिंगल पेट में होता है, इसलिए इन्हें महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, यूनानी स्रोत में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? अग्रमीज या जैंड्रमीज किस शासक को कहा जाता है? तो ये धनानंद को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद धन का लोभी होने के कारण जनता को अत्यधिक भू राजस्व और कर वसूलता था जनता से। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो कौन रखता है? तो ये राष्ट्रपति रखता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति रखता है। भारत का राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, वे संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री पेश करता है। वर्ष 16 में अंतिम था जो बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया गया था। 17 से 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं में कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सकल घरेलू। 88 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों में राष्ट्रों की संख्या टोटल 194 है। 194 देश है। क्वेश्चन नंबर 89, एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पहली बार शामिल किया गया था। पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था, कब किया था? 1962 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। 1962 में चौथे एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। चौथे एशियाई खेलों का आयोजन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1918 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसे तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। सही उत्तर है चंपारण कृषि अधिनियम। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नील बागान मालिकों के शोषण से मुक्त करना है। 92 नंबर क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी मासिक पत्र युवक का संपादन किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था मनिंद्र
नारायण राय ने। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, महेंद्र नारायण राय ने। 93 में बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये था उर्राव। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में हुआ था। ताना भगत आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। ताना भगत आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ। 94 बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर की लड़ाई हुई थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तीनों शासकों के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और बक्सर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर वारसी टार्ट था। 95 जयप्रकाश नारायण के अलावा आजाद दस्ता के एक प्रमुख नेता कौन थे जो विशेष रूप से गुरिल्ला दस्तों के संयोजन के लिए जिम्मेदार था? सही उत्तर होगा सूरज नारायण सिंह। सही उत्तर ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस संत ने की थी? ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना दरिया साहब ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दरिया साहब ने दरिया सागर, अग्रज्ञान, अमरसरा, कालचरित, गणेश गोष्ठी, प्रेम मूल आदि पुस्तकों की रचना भी इन्होंने की थी। कोसी और महानंदा नदियों के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच के जलोढ़ मैदान को कोसी महानंदा दोआब कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोआब दो नदियों के बीच भूमि को संदर्भित करने वाला एक भौगोलिक शब्द है। 98 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली हल्की वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर ऑप्शन सी। 99 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में चीनी उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में है? तो सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम मैदान। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2001 से 11 के दशक के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये वृद्धि दर जो है 25.42%। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 100 क्वेश्चन दिया है जो एक सामान्य अध्ययन का है। फिर आप लोग को इसका नेक्स्ट सेट भी आप लोग को देंगे। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय